नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 4 बजे का दमदार डिबेट शो बात भारत की। एक तरफ जहां आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का खुमार लोगों में खत्म हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड का इंतजार अभी भी बाकी है। देश में 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब 7वें यानी आखिरी चुनाव के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले लोगों के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई हैं कि आखिर किसके सिर सजेगा 2024 की चुनावी जीत का ताज, कौन होगा 2024 का बादशाह। चुनावी दौर के इस आखिरी पड़ाव पर हर खेमा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दावा किसी एक का ही सच होगा। कोई एक ही लोगों को लुभाने में सफल हो पाएगा और किसकी सरकार बनेगी यह तो आने वाला 4 जून ही बता पाएगा, क्योंकि 4 जून को परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले इस एक चरण को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से तैयारी करने में जुटी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है और उसका पलटवार राहुल गांधी किस तरह से कर रहे हैं, पहले आपको वो दिखाएंगे। देवरिया के लोग खुशियों से भरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहां सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना। आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाएं और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था वैसे ही फिर से वो वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने ये काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। तो आपने सुना दोनों जो बड़े नेता हैं इनके किस तरह से एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हर भाषण में यह जिक्र करते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो चंद लोगों के लिए काम कर रही है, चंद जो व्यापारी हैं, इस देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी बात कर रहे हैं और 20 से 22 व्यापारियों की बात हमेशा होती है। चलिए फिलहाल आज की चर्चा शुरू करेंगे और एक चरण बाकी है उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से अभी राजनीतिक पार्टियां दमखम लगा रही हैं, जमीनी स्तर पर उतरी हैं। मेरे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, फिलहाल वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। रतन जी, आपसे शुरुआत करूंगा। शायद अभी आपने सुना राहुल गांधी को किस तरह से वो कह रहे हैं और हर बार जिक्र करते हैं कि चंद लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए सरकार काम कर रही है। ये भी कहा कि राजा महाराजाओं का जो दौर चल रहा था उसी तर्ज पर पिछले 10 सालों से यह सरकार कार्य कर रही है। मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर राहुल गांधी को राजाओं की चिंता क्यों है, प्रजा की चिंता क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
अगर वो गरीबी के पीछे पड़े हैं जी, गरीबी अमीरी हटाओ, देश में अमीरी बढ़ रही है। अरे गरीबी को देखो जो पिछले इतने सालों में देश के अंदर देखने को मिल रही है। क्यों प्रजा की बात की बजाय राजाओं की बात हो रही है? शीतल जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। राहुल गांधी जी राजाओं की चिंता नहीं, गरीबों की चिंता है। तो यह बता रहे हैं कि गरीबों के जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों के जेब में डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश में 23 से 25 ऐसे उद्योगपति हैं, जितना उनके पास पैसा है उतना पैसा इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। और इस देश में लगातार अडानी जैसे व्यक्ति जो 109 नंबर में होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से दुनिया के 2 नंबर के व्यक्ति बन जाते हैं पैसे के मामले में। तो राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं कि यह तानाशाही सरकार है। जैसे राजा रजवाड़े करते थे, आज वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए ना, आप कल परसों आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री एक रैली कर रहे थे। उस रैली में ये बता रहे थे कि भाइयों और बहनों, हम आपको 5 किलो राशन देते हैं, हम इतना बड़ा पुण्य कर रहे हैं, अगर आप हमें वोट नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। आप बताइए ना रतन जी, क्या आपकी सरकार में उद्योग नहीं होता था? क्या आपकी सरकार में व्यापार नहीं होता था? क्या आपकी सरकार के दौरान यहाँ पर उद्योगपति नहीं थे? क्या आपकी सरकार में अडानी और अंबानी नहीं थे? शीतल जी, मैं वही तो सवाल आपको तो कह ये रहा भी है हूं। ना, ये जो 5 किलो राशन की बात ये कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए 5 किलो राशन के नाम पे, नहीं तो पाप लगेगा। ये स्कीम किसने लाई थी? 2013 में ये स्कीम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लाई थी, भोजन का अधिकार, खाद्य सुरक्षा बिल अधिनियम। तो हमने गरीबों के घर में, गरीबों के पेट को भरने के लिए हमने ये कानून लाया, हमने लोगों को भोजन का अधिकार दिया। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री उसका फायदा उठा रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। देश की जनता को लगातार ठगने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं तो बड़े बड़े चैनलों पे कहा हूं कि उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि भोली वाली जनता को 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, 15-15 लाख रुपए के नाम पे, काले धन के नाम पे, अच्छे दिन के नाम पे, MSP पे कानून लाने के नाम पे ठगने का काम किया है। लेकिन आज देश की जनता परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है। जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, लेकिन जवाब विपक्ष से मांगते हैं वो। ओके, ठीक है, रत्नाकर जी से जवाब लूंगा। रत्नाकर जी, एक बहुत बड़ी बात रतन जी ने कही है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 420 लगना चाहिए, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के भोले भाले लोगों को लूटपाट हो रही है, उनसे लूटपाट हो रही है, उनका पैसा लेकर जो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिसमें अडानी अंबानी का नाम भी आता है विपक्ष की तरफ से, ये कह रहे हैं कि उनकी जेब में सारा पैसा जाता है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को गुमराह करने का अथक प्रयास करते हैं और कभी प्रयास करते हैं, लेकिन जनता जो है गुमराह होती नहीं। जनता है जो बहुत परिपक्व है और इस जनतंत्र में, परिपक्व लोकतंत्र में जनता जो है जानती है कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जो कहती थी कि गरीबी हटाओ के नारे लगाती थी। गरीबी हटाओ के नारे लगाए, कितने गरीबी हटाया जरा पूछ लीजिए इनसे। हमने कहा कि हम गरीबों को वो सुख सुविधा देंगे, वो मूलभूत सुविधा देंगे, हमने किया वो। 25 करोड़ गरीब जनता को हमने गरीबी रेखा के ऊपर उठाया। हमने गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर देने का काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपया बीमा करवाया जिससे कि उनको मुफ्त इलाज हो सके। ठीक है, हमने वो सारे काम किए और वो करके दिखाया, तब तो गरीब जनता हमारे पक्ष में है, हमारे साथ खड़ी है। लेकिन रत्नाकर जी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप हमेशा निशाने पर रहे हैं पिछले 10 सालों में। मैं शीतल जी, मैं पूरी कर लूं बात जी। ये अधिकार छीनने की बात कहते हैं हमसे कि हम अधिकार छीन रहे हैं। अरे भाई, अधिकार को किसने छीना है वो देश की जनता देख रही है और जान रही है। आज बताइए, SC ST OBC का आरक्षण जो है, उस आरक्षण को धर्म के आधार पे जो है ये मुसलमानों को उनका हक देने का काम ये कर्नाटक में कर रहे थे। तो हमारी जो जनता, गरीब जनता है, जो SC ST और OBC जनता जो 80-85% इस देश में है, उनका हक मारने, अधिकार छीनने का काम किसने किया है? इन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। कितना बरगलाएंगे आप? लेकिन रत्नाकर जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप हमेशा टारगेट पे रहे हैं पिछले 10 सालों से, और लोग भी खफा हैं आपकी सरकार से। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी पे मेरे पास डिटेल आंकड़ा पूरा उपलब्ध है और मैं इसके ऊपर बहुत माकूल जवाब भी दे सकता हूं, लेकिन मैं उन पॉइंट्स पे अभी फोकस करना चाहता हूं जो हमारे मित्र ने यहाँ पे उठाया है। लेकिन रत्नाकर जी, शायद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आपने शायद वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी जिसमें उसमें मेंशन किया गया है कि भारत में अभी सबसे ज्यादा बेरोजगारी है युवाओं में। भारत में ही सबसे ज्यादा युवा भी हैं और 80% से ज्यादा जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। ये रिपोर्ट बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा। शीतल जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम योजनाओं के तहत इस देश में रोजगार से स्वरोजगार की तरफ युवाओं को मोड़ा है। पिछले यूपीए शासन काल में अगर सरकारी नौकरियों की बात कर लूं मैं तो 6 लाख सिर्फ सरकारी नौकरी यूपीए शासन काल में मिला था, और हमने पिछले 10 साल में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। उसके साथ हमने रोजगार के साथ हमने स्वरोजगार के अवसर जो है सृजन किए हैं, क्रिएट किए हैं। वो हमने किए, कैसे किए हैं? वो हमने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना के तहत छोटे छोटे व्यापारियों को मदद फंडिंग देना, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे छोटे रेहड़ी वालों को छोटे छोटे फंड देना, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सारे हमने अवसर उपलब्ध कराए हैं। ओके। तो आप अगर देखेंगे, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, आप अगर देखेंगे तो आज जो है अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा हिंदुस्तान 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। किस प्रकार बना है? इन्हीं तरह से तो बना है। हमने जो छोटे छोटे लघु उद्योग के लोगों को सशक्त करने का काम किया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये क्या अनर्गल बात करेंगे? और बात आ जाओ, जवाब दे दूं जरा अडानी और अंबानी की बात कह रहे थे। रत्नाकर जी, समय थोड़ा कम है और भी मेहमान हैं, मेरे पास कम ही समय है तो ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा, दूसरी बार लौट के आपके पास आऊंगा। दिनेश जी, पिछले 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आपने भी पिछले 6 चरण देखे, हमने चर्चा भी की थी, आप भी हमारी चर्चा में जुड़े हुए थे, उसका आंकलन भी किया था। उसकी अभी क्या स्थिति है पूरे देश के अंदर 6 चरणों के बाद? आखिरी वोटिंग होनी है, फाइनल राउंड है, आईपीएल अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटिकल लीग है उसका एक राउंड बाकी है। 4 जून को परिणाम आने हैं। 6 चरण और साथ ही साथ ये अंतिम चरण, कहाँ की तरफ ये किस दिशा में गए हैं पिछले 6 चरण, और ये जो आखिरी चरण है ये कहाँ की तरफ जाएगा? 4 जून को किस तरह के परिणाम सामने आएंगे? जी, आप सभी को नमस्कार शीतल जी। देखिए, इससे पहले भी जैसे आपने बताया कि हम लोग कई चर्चा में जुड़ चुके हैं, तो देखिए अभी जैसे कि पहले का जो समीकरण वो तो अलग चीज बताता हूँ। तो अभी का अगर देखें तो 57 सीट्स पे जैसे कि चुनाव अभी होने हैं, 8 राज्यों और केंद्र शासित एक यूनियन टेरिटरी में। तो उसमें देखिए ऐसा है कि जैसे पिछली बार का जैसे अगर तुलनात्मक अगर देखें तो 32 सीट्स पे एनडीए थी और 9 सीट्स पे यूपीए थी। बिल्कुल। तो यूपी जैसे अब जो मतलब कि इंडिया गठबंधन बन चुका है, तो इसमें देखने वाली बात है कि चुनौती जो है किस तरह के दोनों तरफ देखिए बराबर है, कि जैसे एनडीए गठबंधन के पास में अपनी सीट्स है उनको बरकरार रखने की, उनको रिटेन करने की, और उसी तरीके से कि मतलब कि इंडिया जो गठबंधन है उनके पास में अपनी सीट्स को बढ़ाने की चुनौती, क्योंकि वो उनके लिए पहले एक तरह से लाइफ सेविंग है, ऑक्सीजन का काम करने, क्योंकि इस टाइम पे एक तरह से उनको जीवन बचाने की, जैसे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई जो है वो कुछ सीट्स पे है अपने तरीके से। और दूसरी बात से आईपीएल की बात चल रही, तो आईपीएल का मैं ये बताना चाहूंगा इस तरीके से कि एक जो टीम है उसके तो देखिए प्लेयर्स पूरे सिंक में एक तरह से अपने सिंक्रोनाइज करके और अपने तरीके से पूरे तालमेल के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जो अपोजिशन की जो टीम है उसमें देखिए क्या है कि 3 प्लेयर जो है वो बल्ला लेके कहीं और खड़े हैं, 4 जो प्लेयर कहीं और, तो मतलब कि लड़ाई तो बेहतरीन कर रहे हैं, चुनाव सबने बेहतरीन लड़ा, लेकिन मेन उसमें कहानी जो है समझने की है शीतल जी कि उसमें अपने तरीके से तालमेल की व्यवस्था जो है वो बड़ी मुश्किल है। अब जैसे कि अगली जैसे कि मतलब जो 7वां जो चरण है उसमें देखें कि एक अहम चीज है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, 4 और 3 के अनुपात में इनको सीट शेयरिंग पे मिली, लेकिन जैसे पंजाब में, तो पंजाब में देखिए दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो उसमें वहां पर दोनों विरोधी की तरफ जैसे उत्तर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो वोटों का विभाजन होगा वो किस तरीके से होगा, कैसे का, जैसे आम आदमी पार्टी उसकी एक भी सीट इस टाइम लोकसभा में मिली है, उनका खाता नहीं खोला है, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने तरीके से अपने अस्तित्व के लिए, जैसे उनके पास पिछले 2 चुनाव में करीब 50 या 50 से कम सीट्स रही है, तो अभी जैसे जो फाइनल राउंड है उसमें पिछली बार जैसे कि कांग्रेस के पास में शीतल जी 8 सीट्स उनको मिली थी, मतलब 57 में से 8 सीट मिली थी,
तो उसमें से 8 के 8 रिटेन कर पाते हैं या ज्यादा कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, वो तो चीज अलग है। लेकिन जिस तरीके से देखिए आपस में जो कहानी, इस तरीके से मुद्दे जो जमीन को उतारने में इनको मुश्किलात पेश आई है, क्योंकि अपने तरह के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जैसे अभी भी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता थे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भाषण को, क्योंकि जैसे कि सारा चुनाव एक तरह से ये मान के चले कि प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया, लेकिन इनको अपने मुद्दे कहीं ना कहीं नीचे उतारते, जनता से कनेक्ट अगर बेहतरीन तरीके से करते तो शायद चुनाव का रुख अलग रहता, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं उस चीज की कमी नजर आई। अपने तरीके से सिर्फ ये था कि प्रधानमंत्री का भाषण में उसके बाद में कुछ उसकी बुराई कर दी, कुछ उसने खूबियां या कमियां ढूंढ ली, उसके बाद बातें कर ली, या अपने तरीके। इससे बेहतर ये रहता कि अगर विपक्षी दल जो है अपने तरीके से एकजुट होकर के एक दूसरे के साथ साथ खड़े होकर के, बिल्कुल दिनेश जी, ये बात आपने पहले भी बताई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो नैरेटिव सेट करते हैं उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द जो है वो विपक्ष फंस जाता है। उसके अलग जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं या कैसे अपने जनाधार को लौटाना है उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही है विपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें देखिए उसी के बारे में बता रहा हूँ। उसमें इस तरीके से जैसे कि पिछली बार जैसे जो थी 2019 का चुनाव था वो एक तरह से उसमें चीजें अलग थी और अभी की चीजें अलग हो सकती थी। मुद्दे इनके बाद जैसे कि अब जैसे जो कांग्रेस के बता रहे थे कि बेरोजगारी और ये सब मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों के बजाय जैसे मान के चलें कि ये भी जैसे इसी को मानेंगे यहाँ पर बैठ करके कि डिबेट्स में देखिए बोलना एक अलग चीज है, लेकिन जो आउटरीच है, जैसे कि जो पब्लिक कनेक्ट जो है, पब्लिक कनेक्ट के समय और उस पब्लिक कनेक्ट के समय देखिए जैसे कि जो भाजपा और इसके गठबंधन के जो सदस्य हैं वो डोर टू डोर चाहे जैसे कि जैसे सरकार है तो सरकार ने देखिए कि पिछले कुछ महीनों में जैसे कि मतलब कि जनसंपर्क का एक विस्तृत जो है वो कार्यक्रम रखा, जिसमें क्या दिनेश जी जो 400 पार का नैरेटिव बीजेपी ने चुनाव से पहले सेट किया था, तो क्या उसमें भी कांग्रेस फंस गई कि 400 का नारा दिया है तो इसको गंभीर लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन चुनावों को 400 पार कम से कम सरकार तो बीजेपी बना रही है। इसमें भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा शीतल जी कि 400 पार वाला नारा जो है ना वो भी एक तरह से इतना लोकप्रिय अपना कर दिया भाजपा ने कि उसको भी लेके खड़गे जी भी एक दो बार जैसे अपनी भाषण में फिसल गए, उनको कुछ बोलना था लेकिन बीच में खुद बोल पड़ेगी इस बार तो भाजपा 400 पार, फिर बाद में उन्होंने संभाला इस चीज को, तो वो चीजें थी। तो कहीं ना कहीं देखिए लोकप्रिय जो नैरेटिव सेट किया गया तो उसी के आसपास चीजें घूमती नहीं रही और अपने तरीके से देखिए डिफेंसिव होकर के, जैसे ना एक होता है कि जैसे आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है तो आप बचाव के पक्ष में, और एक होता है कि उसको आप आक्रामक रूप से एक्टिव तरीके से और है कि फाइट मोड में लड़े तो कि मुझे इस पर छक्का मार दो। तो वो चीज दोनों में फर्क नजर है कि उसके एक्टिवनेस जो था वो चीजों का फर्क नजर है। ठीक है रतन जी, आप T20 नहीं खेल पा रहे हैं, आप डिफेंसिव हैं, ऑफेंसिव नहीं हैं, आप आक्रामक नहीं हो पा रहे हैं, आप खेल नहीं पा रहे हैं। जो नैरेटिव सेट होता है उसी के आसपास फंस रहे हैं और उसी का जवाब दे रहे हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये दिनेश जी का कहना है, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुद्दे आप पहुंचा नहीं रहे हैं। और जो 15 लाख की आप बात कर रहे थे, जो जुमला आप कह रहे हैं कि जुमला है, बीजेपी का जुमला था, मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये भी पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जो घोषणा की है कि खटाखट 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 1 लाख रुपया हर साल जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा, क्या आपको लगता है ये संभव है या ये भी एक जुमले की तरह सामने निकल कर आएगा? देखिए शीतल जी, दिनेश सिंह खुद अपनी बात रख सकते हैं, उन्हें अपनी बात को रखने की आजादी है जी, लेकिन T20 कौन खेल रहा है, वनडे कौन खेल रहा है, वो देश की जनता जानती है। अभी हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों तक इस देश की आवाज को उठाने का काम किया है। लगातार केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ हमने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई भी लड़ी है। उसमें हमारे नेता को निलंबित भी होना पड़ा, उनके घर को खाली भी होना पड़ा। तो तमाम हमने लड़ाई लड़ी है। 97% विपक्ष के हमारे नेताओं को ईडी सीबीआई की जांच झेलनी पड़ी, कई लोगों को जेल में जाना पड़ा। तो हम लोगों ने इस देश की सरकार को देखा है, इस तानाशाह राजा को देखा है, किस प्रकार विपक्ष के ऊपर हंटर चलाता है, किस प्रकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये 15 लाख वाला जुमला हम नहीं दे रहे हैं शीतल जी, हम तो वाकई में 1 लाख रुपया हर महिला को उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। और ये हमारा जो वादा है, हम अपने वादे पे कायम है और हमारी जो गारंटी होती है 100% सत्य होती है, क्योंकि 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के कर्ज माफ करके दिखाए हैं। आप कर्नाटक और तेलंगाना में चले जाइए, जो हमने 2,000 रुपए वादे किए थे अपने बहनों के खाते में डालने का, हम डाल रहे हैं। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी रत्नाकर सिंह वो बोल रहे थे कि हमने उज्ज्वला गैस दे दिया, हमने प्रधानमंत्री आवास दे दिया, हमने आयुष्मान भारत दे दिया। अरे शीतल जी, इनको बताइए, राजीव गांधी जीवनदायी योजना थी, हमने वो लाया था स्कीम, उस नाम को बदल दिया, आयुष्मान भारत कर दिया।
इंदिरा आवास योजना हमारी स्कीम थी, प्रधानमंत्री आवास करके नाम बदल दिया। तो तमाम हमारी स्कीमों का नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी किया है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, इनकी 400 वाली जो फिल्म थी वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे फेज में ही फेल हो गई। गृह मंत्री कह रहे हैं कि 5 चरण में हम 400-300 का आंकड़ा छू चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। अब देखिए भाजपा के जो लोग हैं, आप बता दीजिए कि एक भी नेता अब नहीं बोल रहा है 400 वाली बात। ये 400 वाली फिल्म जो है फ्लॉप हो गई है। लेकिन रतन जी, आपके पास क्या नीति है, आपके पास क्या पॉलिसी है जिस वजह से आपको लगता है कि आने वाले समय में आपकी सरकार बनेगी, परिणाम आपके हित में होंगे? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब राहुल गांधी जी इंडिया अलायंस की पहली बैठक पटना में कर रहे थे, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा शीतल जी। समझ दूंगा। पटना की बैठक में सुन लीजिए दिनेश बाबू, उसके बाद आप 1 घंटा बोलेंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं टोका, देखिए मैं आपको बीच आपको कंटिन्यूटी में बता रहा हूँ कि आपके बाद में बोलना चाहूंगा। जी, रतन जी थोड़ा जल्दी, समय कम है जी। देखिए, राहुल गांधी जब पटना की इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी तो उस बैठक में कह दिया था कि हर कुर्बानी कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। हमने आज उत्तर प्रदेश में अपने आप को छोटे भाई की हैसियत में रख लिया, बिहार में छोटा भाई बनने का काम किया। बहुत से राज्य हैं जहां पे हमने छोटा भाई भी बन लिया, और बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे हम भाई तो बन गए लेकिन वो अलग टाइप का भाईचारा हमारा है। और हमने जो प्लानिंग बनाई है शीतल भाई, वो प्लानिंग जो है, हमारी जो रणनीति है ऐसी बनी हुई है, ऐसा चक्रव्यूह हम लोगों ने रचा है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, खटाखट लेकिन आप रतन भी जी, दिखाएंगे कांग्रेस कुछ पार्टी ऐसे भी राज्य हैं जहां पर आप भाई तो हैं लेकिन आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, विपरीत में लड़ रहे हैं। बंगाल भी है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, पंजाब भी है। तो मैंने आपको वही कहा कि लेकिन हमारा वहां पे राजनीतिक समीकरण के हिसाब से हमने प्लानिंग की है। जब परिणाम आएंगे तो आप कहेंगे भैया पंजाब में तो आप लोग आधा आधा जीत लिए, अब भाई भाई बन के आ जाइए, सरकार बनाइए। ठीक है, आप देखते जाइए 4 तारीख को हम सरकार बनाएंगे। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय कम। देखिए, रतन जी ने बात बहुत बेहतरीन तरीके से रखी, लेकिन जैसे कि भाई की बात की तो मैं कहूंगा भाई हैं, लेकिन बहुत सारी जगह सोतेलापन वाला जो काम किया जी, तो काम किया कि मैंने दोनों तरफ से रिफ्ट जो नजर से टीएमसी की बात करें, कुछ करें, तो मैं कहीं से उनकी बात को नीचे ऊपर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो चीजें आई तो जैसे उसमें खटाखट के साथ भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि खटाखट की तरह राजस्थान में और इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसी गिनती गिनी थी राहुल जी ने। और गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे पास में खड़े होकर बोला था कि हमारी सरकार बनते के साथ में 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते कर देंगे। लेकिन आप फैक्ट चेक कर सकते हैं रतन जी कि उसमें 19,400 किसान, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, उन किसानों की जमीन पुट्टी की गई है। तो उसके बारे में देखिए वो भी थोड़ा सोचे। जमीन पे नीचे देखिए कनेक्ट करना जरूरी है। आप लोग एग्रेसिव, जैसे आप एग्रेसिव हैं यहाँ पे, लेकिन जमीन पे आपके कार्यकर्ता और आपके नेता उसी के एग्रेसिव हैं। दिल्ली के अंदर अरविंदर सिंह लवली छोड़ के चले गए, उसी तरीके से देखिए जैसे कि मतलब कि पंजाब में बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता कई बार छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा तो जा चुके हैं, आपके नेता है ना, तो अपने तरीके से अगर यही चीजें कामयाब करके देखते तो बेहतरीन रहता है। उसमें तो आज फिर से छोड़ के नहीं जाते रतन जी, अगर आपने उनको बांधे रखा होता तो। ठीक है रत्नाकर जी, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते फिर आएंगे। ये कमी आपको अभी भी कह रहा हूँ रतन जी, ये कमी कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के नेतृत्व की है। 4 तारीख के बाद शीतल भाई, 4 तारीख के बाद 70 से 75 सांसद भाजपा छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। अंदर की बात बता रहा हूं। ठीक है रत्नाकर जी, आपके पास आऊंगा। खटाखट रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे और कांग्रेस के हित में आएंगे। आपकी सरकार बनते हुए नजर नहीं आ रही है कांग्रेस के हिसाब से। दिवा स्वप्न देखने वाली कांग्रेस पार्टी यह सोच के चल रही है कि अब यह जो है खटाखट के माध्यम से सरकार बना लेगी, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि जनता के बीच में विश्वसनीयता इनकी शून्य हो चुकी है। इसके पहले भी अभी ये कह रहे थे कि 1 लाख रुपया खटाखट आपके अकाउंट में आएगा। इसके पहले भी 2019 में इन्होंने एक वादा किया था और न्याय योजना के तहत 72,000 रुपए प्रति व्यक्ति को साल में अकाउंट में उसके देने का वादा किया था जब इनकी सरकार केंद्र या राज्य में आएगी। अब इनसे पूछ लीजिए कि 72,000 रुपया ये किसी राज्य में
किसी व्यक्ति को दिए हैं क्या? नहीं कोई दिए हैं। हमारा आज मैनिफेस्टो नहीं था। विश्वसनीयता इनकी पूरी राहुल तरह से गांधी समाप्त की हो वो चुकी है योजना थी। जनता आप के झूठ बीच मत में। बोलिए। भाई साहब आप आपके बीच में मैनिफेस्टो बोला नहीं, दिखा आप दीजिए। नहीं, आप तर्कविहीन झूठ लोग, क्यों बोल रहे हैं? आप तर्कविहीन मैनिफेस्टो लोग दिखा बीच में दीजिए, मैं बोलते माफी रहते मांग हैं। लूंगा चैनल तर्कविहीन पे। लोग हैं आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तर्कविहीन लोग बीच बीच में नहीं, डिस्टर्ब आप करते हैं। बात तो सुनिए। झूठ मत बोलिए। अरे सच आप तो सुनने मैनिफेस्टो का दिखा मुद्दा दीजिए। रखिए। हमने 72,000 रुपए सच कहाँ बोला सुनने था? का मुद्दा रखिए। कांग्रेस झूठ पे पार्टी चिल्लाने की की। राहुल अब आप गांधी शीतल जी जी की इनको वो चुप कराएं तो मैं स्कीम बोलूं। थी, वो योजना थी शीतल जी उनकी। इनको चुप लेकिन कराइएगा तो हमने मैं बात किसी कर लूंगा। मैनिफेस्टो रतन जी में बात से बात जाहिर नहीं सुनिए किया पहले। था। रतन जी, रत्नाकर जी को बात करने दीजिए, पूरी बात करने नहीं, दीजिए जी। रत्नाकर जी झूठ बोलने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। इनके रत्नाकर, प्रधानमंत्री आप- झूठ बोलते हैं, इनके प्रवक्ता भी दिनेश झूठ जी को बोलने लगे। पता है, दिनेश जी को पता है कि कांग्रेस की नीतियों के बारे में आपसे कहीं ज्यादा मुझे जानकारी है, तो इसलिए शांत बैठ रही है। ठीक है, बहुत तीसरी बहुत चीज मैं शुक्रिया कहना जी। चाहूंगा, जी। कर्नाटक के बारे जी। में ये कह रहे थे, अभी पूछ लीजिए इनसे, कर्नाटक में कौन सी योजना है जिसके तहत महिलाओं को 2,000 नहीं 1,500 रुपए देने का इन्होंने वादा किया था। पूछ लीजिए कौन सी योजना है, मालूम नहीं होगा इनको, मैं बता देता हूँ। ठीक वह है, जल्दी योजना से, है समय गृह नहीं लक्ष्मी है। योजना। हाँ। गृह लक्ष्मी योजना के तहत इन्होंने वादा किया था महज 2 महीना महिलाओं के अकाउंट में पेमेंट आए, उसके बाद पेमेंट आया नहीं। हमारी लाडली बहन योजना में जाकर देखिए, महिलाओं के अकाउंट में पेमेंट रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है। ठीक है। तीसरी चीज मैं ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और विश्वसनीयता इनकी किस तरह से घटती जा रही है जनता के बीच में। मैं शीतल जी एक उदाहरणार्थ मैं दे देता हूं। इनका राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कहा था कि हम आते ही 1 लाख नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, और 1 साल से ज्यादा हो गया। सरकारी आंकड़ा जरा उठाकर देख ले। ठीक है, मेरे पास समय कम है, समय कम है इन्होंने। रत्नाकर जी, समय बहुत कम है। रतन जी कुछ कहना चाहेंगे? 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। मैं ये कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं चैनल पे। आप हमारा मैनिफेस्टो दिखा दीजिए कि हमने ठीक है। प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरी का ओके। वादा किया हो। मैनिफेस्टो तो बहुत 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 हजार शुक्रिया आप का सभी का हमारे साथ हजार जुड़ने के लिए। दिनेश जी, रतन जी और रत्नाकर जी हमारे साथ ये बहुमूल्य समय देने के लिए। फिलहाल एक चरण बाकी है और एक चरण के बाद तस्वीर जो है वो 4 जून को साफ होगी। 4 जून को नया किंग कौन होगा, नया बादशाह कौन होगा, किसके हित में ये पाला गिरेगा, कौन नई सरकार बनाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।